नमस्कार, तैयार है कचहरी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और आज जिन बड़े मुकदमों की फाइल आपके लिए खुलेगी, सबसे पहले आपको देश के उन अमीर मंदिरों की इकोनॉमी का पूरा सच दिखाऊंगी जिन्हें लूटने वाले गजनी गजनवी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये वो मंदिर हैं जिनकी धन दौलत पाकिस्तान के सालाना बजट से दोगुना है। भारत के मंदिरों को लूटने वाला कौन है, आज इसकी फाइल आपके लिए खुलेगी। कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले में नहीं रहना चाहते। कहा जा रहा है कि मामला बंगले से जुड़े हुए अंधविश्वास का है। तो कचहरी में आज आपको सत्ता के उन तथाकथित मनहूस बंगलों से रूबरू करवाएंगे जिनमें रहने से नेताओं ने कर ली है तौबा। दिल्ली के पास गाजियाबाद में रोड रेज की एक और वारदात हुई। कार से बाइक टच हुई तो 20 साल के युवक की मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल यह है कि आखिर हम क्या एक एंग्री सोसाइटी बन रहे हैं? इस मुकदमे की भी होगी पेशी, लेकिन पहले भारत के मंदिरों के दान पात्र का संपूर्ण सच आपके लिए। तो चाहे वो महमूद गजनी हो या गजनवी हो, उनके दौर से लेकर आज तक भारतीय मंदिर लालची नजरों और लुटेरों के निशाने पर है। और क्या आपको मालूम है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वो वजह है मंदिरों में बेहिसाब धन दौलत। जहां पर शहद होगा, मधुमक्खियां वहीं खिंची चली आएंगी। तो आज कचहरी में हम मंदिरों की इसी समृद्धि की फाइल आपके लिए खोलने जा रहे हैं। आपको हैरानी हो सकती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO का अनुमान है कि भारत के मंदिरों की जो कुल अनुमानित दौलत है वो लगभग, देखिए गिनती चल रही है यहां पर, लगभग 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब ये 12 लाख करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है, इसे ऐसे समझिए कि देश का बजट 53 लाख करोड़ रुपए है, देश का बजट। लेकिन मंदिरों की जो अनुमानित दौलत है वो 12 लाख करोड़ से ज्यादा है, जिसकी तुलना मैं आपको यहां करके दिखा रही हूं। यानी मंदिरों की दौलत देश के बजट से 22% है लगभग। और इसी तरह देश का रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ रुपए का है और मंदिरों की अनुमानित दौलत 12 लाख करोड़ रुपए जो आपको दिखा रही हूं, तो रक्षा बजट से ये लगभग 76% ज्यादा है मंदिरों की कमाई। पाकिस्तान का बजट 6.5 लाख करोड़ रुपए भारतीय रुपए में, और पाकिस्तान के बजट से भी ये 85% से ज्यादा है हमारे मंदिरों की कमाई। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे देश में मंदिरों में एक साल में जितना चढ़ावा या जितनी दौलत आती है वो पाकिस्तान के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। तो क्या इसी वैभव की वजह से भारत के मंदिर लुटेरों के निशाने पर हैं? मंदिरों में लूटपाट का सिलसिला क्या इसीलिए सदियों से चला आ रहा है? सदियां बीत गई लेकिन जख्म आज भी हरे हैं। जब भी इस देश के इतिहास के पन्ने पलटिए, एक दर्द रह रह कर बाहर आता है। महमूद गजनी से लेकर तैमूर लंग और क्रूर औरंगजेब तक इस भारत भूमि ने क्या क्या नहीं देखा। मंदिर तोड़े गए, हमारी आस्था को कुचला गया, हमारी संप्रभुता को लूटा गया। क्यों? क्योंकि भारत के मंदिर सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं थे, वो इस देश की समृद्धि का शिखर थे, इस देश के धन धान्य का परिचय थे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे श्रद्धालुओं ने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक कतरा, अपने सोने चांदी के भंडार इन मंदिरों में प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए। इससे मंदिर इतने समृद्ध हुए कि मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक की आंखें चौंधिया गई। लेकिन ये वो दौर था जब हम लाचार थे, आक्रमणकारी बाहर से आए थे। वो हमारे मंदिरों को, हमारी संपदा को, हमारी विरासत को तलवारों के दम पर लूट कर ले गए। लेकिन आज का सच क्या है? आज जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में चढ़ावे की लूट की खबरें आती हैं, चंदे में गबन की खबरें आती हैं, तो रूह कांप जाती है। आज दिल चीख कर पूछता है कि गजनी तो कब का दफन हो गया। लेकिन मंदिरों को लूटने वाली वो मानसिकता आज हमारे अपनों के भीतर कैसे जिंदा है? आज ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। गजनी भी फेल हो गया। गजनी तो आक्रामक थे और हमसे बदला लेने के लिए सब कर लिया। ये लोग तो अयोध्या मंदिर को तो छोड़ो,
कोई मंदिर नहीं छोड़ा भाई, और प्रसाद छोड़ो, कुछ बचा ही नहीं उस मंदिर में। ये भले कई लोगों को असहज करने वाले सवाल हों, बातें हों, लेकिन सवाल तो उठेंगे। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भारत के मंदिर ही बार बार निशाना क्यों बनते हैं, क्यों आज हमारे पावन देवालय भ्रष्टाचार के हब बनते जा रहे हैं। वो भक्त जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भगवान के चरणों में चढ़ावा अर्पित करता है, उसे क्या पता कि उसकी श्रद्धा को किसी के लालच की दीमक चाट रही है। और ये सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की लूट या चंदे के गबन का मामला नहीं है। दक्षिण भारत के उन मंदिरों में जिनकी भव्यता पर हमें नाज था, वहां इंसानी भ्रष्टाचार की कहानियां भी हमें शर्मसार करती हैं। आप केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को ले लीजिए। वही पद्मनाभ स्वामी मंदिर जिसके तहखानों के खजाने की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अभी पिछले महीने मई 2026 में केरल पुलिस की खुफिया रिपोर्ट लीक हुई। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, भगवान का बहुमूल्य हीरा जड़ित आभूषण वैरानामा कई महीनों से गायब है। श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया 78 ग्राम सोना, जो कि बिस्किट और सिक्के के रूप में था, वो गायब है। हद तो तब हो गई जब बिना किसी कागजी रिकॉर्ड के मंदिर में एक सोने के दीपक को चुपचाप चांदी के दीपक से बदल दिया गया। उससे पहले 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र ने कहा था कि यहां से 21 लाख के 8 प्राचीन हीरे गायब हुए। ये रक्षक है या भक्षक? थोड़ा और आगे बढ़िए। सबरीमला मंदिर, जहां स्वामी अयप्पा के दर्शन के लिए लोग मीलों पैदल चलते हैं, वहां मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने के नाम पर 4.5 किलोग्राम सोना गायब कर दिया गया। सीधे सीधे चोरी। और सुनिए, इसी साल जनवरी 2026 में करीब 35 लाख रुपए के घी के पैकेट्स का रिकॉर्ड गायब हो गया। जब हिंदू संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया, तब जाकर केरल हाईकोर्ट को इसकी वित्तीय जांच के आदेश दिए। पैसा और सोना इंसान की नीयत को किस हद तक गिरा सकता है, इसका सबसे घिनौना उदाहरण अगर देखना है तो चलिए विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर। इसी साल मार्च 2026 की बात है। दानपेटी के पैसों और सोने की गिनती चल रही थी। कुछ सेवादार और कर्मचारी वहां बैठे थे। भक्तों ने जो असली सोने के आभूषण चढ़ाए थे, ये कलयुगी कर्मचारी उन्हें नकली सोने से बदल रहे थे। वो तो शुक्र है कि रंगे हाथों पकड़े गए और पुलिस ने दबोच लिया। भगवान की आंख तक से ये लोग नहीं डरे। और भारत का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी, जहां का लड्डू विवाद अभी थमा नहीं था कि वहां के कुप्रबंधन की एक और परत खुल गई। मंदिर प्रबंधन, जिसे टीटीडी कहते हैं, उसके कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे पर पैसे की हेराफेरी करते रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। आरोप है कि वहां 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का महा घोटाला हुआ और उस पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर आज इसकी सीआईडी जांच चल रही है। पूर्व मुख्य पुजारी ने तो बहुत पहले ही आरोप लगाया था कि मंदिर का बेशकीमती गुलाबी हीरा गायब कर दिया गया। ये तो हुई दक्षिण भारत के मंदिरों की बात। केदारनाथ धाम में क्या हुआ, अब आपको ये बताते हैं। केदारनाथ में साल 2022 में गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाई गई थी, लेकिन बाद में आरोप लगे कि वो सोना पीतल में बदल गया है। वो आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि केदारनाथ के ही तीर्थ पुरोहितों ने लगाए थे। भारी बवाल उस पर मचा। हालांकि बाद में इस मामले में बद्री केदार मंदिर समिति को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में इस तरह के विवाद ने लोगों की आस्था को बड़ी चोट पहुंचाई। ये सिर्फ घटनाओं की या आंकड़ों की बात नहीं है, ये हमारी आत्मा पर चोट है। गजनी से लेकर आज तक क्यों भारत के मंदिर ही निशाना बन रहे हैं? तब विदेशी आक्रांता थे, आज तो अपना ही तंत्र और अपने ही लोग हैं। क्या मंदिरों के चढ़ावे का पैसा रियल एस्टेट की तिजोरियों में बंद होने के लिए है? क्या भक्तों की गाढ़ी कमाई मंदिर समितियों में घुसपैठ करने वाले लालची लोगों की अय्याशियों के लिए है? राम मंदिर से लेकर तिरुपति तक अब वक्त आ गया है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज जागे और पूछे कि हमारे मंदिरों के पैसे पर, हमारी आस्था पर ये गिद्ध दृष्टि कब तक बनी रहेगी। अगर आज लोग चुप रहेंगे तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जो समाज अपने इष्ट की तिजोरी नहीं बचा सकता, उससे और क्या बचाने की उम्मीद की जाए। तो भारत में मंदिरों में लूट के इस खेल का दरअसल हमारे मंदिरों की समृद्धि और उनके वित्तीय साम्राज्य से सीधा कनेक्शन है। इसे आपको डेटा के जरिए भी समझाती हूँ। भारत के सिर्फ टॉप 10 मंदिरों की अगर बात कर लें तो संयुक्त संपत्ति इनकी 9 लाख करोड़ से ज्यादा है। ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर करीब 3,38,00,000
हजार करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल है। IMF और विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि अकेले तिरुपति मंदिर की ही संपत्ति, बहुत से छोटे छोटे देश हैं उनको अगर आप जोड़ लें, साइप्रस, आइसलैंड, एस्टोनिया जैसे दुनिया के देशों को जोड़ लें तो 100 छोटे देशों की कुल GDP से ज्यादा है। तिरुपति में रोजाना औसतन 1 से 5 करोड़ रुपए तक का दान आता है। केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर प्राचीन और गुप्त खजाने के मामले में पूरी दुनिया में पहले से ही प्रसिद्ध है, पहले नंबर पर है और इस गुप्त खजाने की कुल कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा आंकी गई है। पुरी के प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर के नाम पर 60,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि दर्ज है और 24 जिलों में यह भूमि फैली हुई है। ओडिशा के 30 में से 24 जिले जहां पर यह भूमि है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में मंदिर को कुल 376 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। तो ये हुई मंदिरों की कुल संपत्ति की बात। अब आपको बताते हैं कि किस मंदिर के पास कितना सोने का भंडार है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में 1500 टन, तिरुपति बालाजी मंदिर उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, 11 टन सोना उनके पास मौजूद है। माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में 1 टन के आसपास सोना इनके पास मौजूद है। काशी विश्वनाथ मंदिर 940 किलो, साईं बाबा मंदिर 400 किलो सोना, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में 160 किलो सोना और सोमनाथ मंदिर गुजरात में मौजूद है, उसका भी नंबर आपको यहां पर दिखा रहे हैं 160 किलो। जगन्नाथपुरी मंदिर के पास 130 किलो सोना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर 60 किलो सोना। तो ये था उस 12 लाख करोड़ की धार्मिक अर्थव्यवस्था का पूरा सच। लेकिन एक सच ये भी है कि इस लूट ने आज बहुत से सवालों को जन्म दिया है, जिस पर बहुसंख्यक समाज को भी चिंतन मंथन आज करना ही पड़ेगा। और बहुत से सवाल लोग पूछ भी रहे हैं, जैसे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। अब उनकी बात से आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन इसकी गूंज तो सुनाई देगी। मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते। संभल की चंडोसी की जहाँ मस्जिद है 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। हम जानते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। वक्फ, मस्जिद, संभल, बुलडोजर, लॉ एंड ऑर्डर, एनकाउंटर, मुसलमान, दर। आमतौर पर असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच की लाइन लेंथ इन्हीं शब्दों और सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि वो खुद को एक ऐसी मैग्नेट समझते हैं जिससे मुसलमान वोट चिपक जाए और उनकी पार्टी का दायरा बढ़ जाए। अब यूपी में चुनाव है, इसलिए ओवैसी अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के साथ बिजनौर पहुंचे, पब्लिक मीटिंग की, लेकिन इस बार वो राम के नाम मतलब चंदा चोरी वाले विषय पर अपनी बात कह सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो एग्रेगियस एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ आप इस पर आप क्या कहेंगे, तो मैंने इतना ही कहा, अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। अब ओवैसी की ये बात यूं ही नहीं, राम मंदिर से पहले सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर बिना नाम लिए बाबरी मस्जिद का जिक्र करना, फिर दान चोरी का मामला, इसमें मुसलमान का एंगल खोजना, एनकाउंटर की बात करना और बुलडोजर का जिक्र कर देना, ये सब यूं ही नहीं। इस एक बयान से ओवैसी ने अपना मैसेज अपने कथित वोटर्स तक पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल वो ये कहना चाहते थे कि यूपी में मुसलमान सॉफ्ट टारगेट है। जब तक आपकी एक सियासी क़यादत लीडरशिप नहीं बनेगी, जब तक आपके दरमियान से कोई नेता नहीं खड़ा होगा, नाइंसाफी का खात्मा नहीं हो सकेगा। याद रखिए, जलसों में हजारों लाखों लोगों को जमा करके, करारदादें मंजूर करके,
जज्बाती नारे लगाने से गरीब का घर नहीं बचता। अगर एनकाउंटर से बचना है, अगर हमको अपनी मसाजिद की हिफाजत करना है, अगर हम अपने गांव और अपने घर के अतराफ में विकास चाहती हैं, अगर हम अपनी बेटियों के लिए तालीम और कॉलेज चाहती हैं, अगर हम अपने बूढ़े लोगों के लिए हुकूमत से एक अस्पताल चाहती हैं, अगर हम इज्जत चाहती हैं, अगर हम बेबाक तरीके से अपने दीन पर अमल करना चाहती हैं, तो याद रखिए आपको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़यादत को बनाना पड़ेगा। यानी ओवैसी हर वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस बार उनकी पार्टी के परफॉर्मेंस को उत्तर प्रदेश में नोटा से बेहतर करने की कोशिश करे। इस बार ओवैसी को बिहार और महाराष्ट्र में कामयाबी मिली, लेकिन बंगाल में शो फ्लॉप रहा। जहां तक यूपी का सवाल है तो 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM को 1% से भी कम वोट मिला। शायद इसीलिए इस बार यूपी की जनता के बीच चंदा चोरी से लेकर मस्जिद, वक्फ कानून के मुद्दे को लेकर सियासी धार लगा रहे हैं और विरोधी उन पर वार कर रहे हैं। सनातन विरोधी लोग हैं, केवल उलूल जुलूल बयान देकर के तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे मुस्लिम इसमें कहाँ रहेगा, वक्फ बोर्ड में हिंदू रख लें तभी तो मुस्लिम यहाँ रहेगा। ये हिंदू मुसलमान मत करें। हाँ, हमको लगता है कि इस तरीके का बयान ठीक नहीं। हालांकि ये सही है कि ओवैसी जहां जाते हैं वहां मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाता है और उन पर वोट काटने वाली पार्टी के इल्जाम लगते हैं। अगर यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। मगर ओवैसी कहते हैं कि वो मिलकर लड़ना चाहते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि हक बराबरी का होगा, मुसलमान इस बार तरी नहीं बिछाएगा। अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, यह हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। समाजवादी पार्टी का तर्क ये है कि ओवैसी बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, विपक्ष को कमजोर करने के लिए चुनाव लड़ते हैं और वो कई बार ओपनली इस बात को कह भी चुके हैं। हालांकि ये सही है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM की वजह से 2022 में यूपी में बीजेपी और इसके सहयोगी ने कम से कम 7 सीटें जीती। मगर ओवैसी तर्क देते हैं कि जहां वो चुनाव लड़ते हैं वहां बीजेपी के खिलाफ विरोधी सरेंडर मोड में होते हैं। हमारे दोस्त टीवी पर जाकर जो हमसे बेइंतहा इतनी मोहब्बत करते कि अपने घर में अपने बुजुर्गों से नहीं करते हो, इसी से करते हैं, और टीवी चैनल पर बैठकर बोलेंगे ये हमारे वोट को डिवाइड करने आ रहा है। अरे कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ? कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ? कैसे बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीत कर जा रही है? बंगाल का इलेक्शन हम लड़ने गए, 280 विधानसभा की सीट 11 हम लड़े, वहां पर भी यही इल्जाम लगा दिए। और जब ममता बनर्जी हार गई और हारने के 10 दिन के अंदर उनके 20 सांसद बीजेपी मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, उन सांसद में वो भी लोग थे जो दिन रात मुझे गाली देते थे, आज वो मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। बताओ क्या तुम्हारी जबानें खामोश क्यों हैं? अब यह सही है कि ओवैसी की पार्टी यूपी की जनता के दिल में अभी जगह नहीं बना पाई। शायद इसीलिए ओवैसी ने साल भर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो रैलियों में अपनी बात खुलकर रखते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों को कोसते हैं। सवाल यही है कि क्या इस बार यूपी का मिजाज बदलेगा? क्या इस बार चंदा चोरी, मुसलमान और मस्जिद के नाम पर वाकई ओवैसी डेंट पहुंचा सकेंगे? तो कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा इसका पता चुनाव में चल जाएगा। लेकिन चुनाव का नाम सुनते ही नेताओं को बड़ी बेचैनी होने लगती है। ज्यादा बेचैनी शायद किसी भी सत्ता पक्ष को होती होगी, और इसके लिए कैसे कैसे प्रपंच होते हैं कचहरी में। अगला मुकदमा इसी खबर पर।
जो नेता मंच से देश को वैज्ञानिक सोच, आधुनिकता और विकास का संदेश देते हैं, सत्ता के सबसे ताकतवर वही नेता कभी कभी एक बंगले के दरवाजे पर आकर ठिठक जाते हैं। भला क्यों ठिठक जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति में कुर्सी जितनी ताकतवर होती है उतना ही ताकतवर होता है नेताओं का अंधविश्वास। ताजा मामला कर्नाटक का है। खबरें हैं मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सीएम के सरकारी आवास अनुग्रह में रहने से इनकार कर दिया है। और वजह, राजनीतिक गलियारों में बरसों से चली आ रही ये चर्चा कि ये बंगला शुभ नहीं माना जाता। अब उनके लिए दूसरे सरकारी आवास को तैयार किए जाने की खबरें हैं, जिसे उनकी पसंद और वास्तु के हिसाब से ढाला जा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कर्नाटक की नहीं है। भारत की राजनीति में ऐसे कई सीएम आवास हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां रहने वाला नेता अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कहीं किसी बंगले को मनहूस कह दिया गया, कहीं तालाब भरवा दिया गया, कहीं दीवारें और दरवाजे वास्तु के हिसाब से बदल दिए गए, तो कहीं मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास में कदम रखना ही मंजूर नहीं किया। सवाल यह है कि आखिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सियों तक पहुंचने वाले नेता भी ग्रह, नक्षत्र, वास्तु और कथित अपशकुन के सामने झुक क्यों जाते हैं? तो आज कचहरी में खुलेगी इसकी फाइल और उन सत्ता के बंगलों की फाइल जिन्हें शापित का दर्जा दे दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक बंगला है, 33 शमनाथ मार्ग। कभी ये दिल्ली के मुख्यमंत्रियों का आशियाना हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इस बंगले के साथ एक खौफनाक अफवाह जुड़ गई कि जो यहां रहेगा उसकी राजनीति का दी एंड तय है। इस बंगले में सबसे पहले रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे, जिन्होंने 1952 में यहां प्रवेश किया, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। साल 1955 में एक घोटाले को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच उन्हें पद छोड़ना पड़ा। करीब 4 दशक बाद 1993 में मुख्यमंत्री बने मदन लाल खुराना को यही बंगला आवंटित किया गया, लेकिन उनका कार्यकाल भी अधूरा रह गया। 1996 में मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मदन लाल खुराना के बाद साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाला। उन्होंने इस बंगले का इस्तेमाल अपने कैंप ऑफिस के रूप में किया, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। इस बंगले से जुड़ी लगातार राजनीतिक असफलताओं और अपशकुन की चर्चाओं के बाद शीला दीक्षित समेत दूसरे मुख्यमंत्रियों ने भी इस बंगले से तौबा कर ली। नतीजा, करोड़ों की ये प्रॉपर्टी सालों तक सूनी पड़ी रही और अब सरकार ने हार मानकर इसे मुख्यमंत्रियों की बजाय दूसरे सरकारी कामों में इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का एक खूबसूरत सरकारी आवास है। पहाड़ी शैली का ये बेहद आलीशान बंगला सियासी गलियारों में अब शकुनी माना जाता रहा है। धारणा यह बन गई कि जो भी इस बंगले में रहने गया वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस बंगले में रहे, लेकिन वो सिर्फ 2 साल से कुछ ज्यादा ही सीएम रह पाए। बीसी खंडूड़ी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इस बंगले में रहने वाले विजय बहुगुणा भी 2 साल से कम ही मुख्यमंत्री रह पाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बंगले में रहे, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हरीश रावत ने तो यहाँ सामान ले जाने से ही तौबा कर ली और वो सीएम हाउस के नजदीक एक गेस्ट हाउस में रहे। 2021 में पुष्कर सिंह धामी इस बंगले में आए, लेकिन रिस्क उन्होंने भी नहीं लिया। बकायदा पूजा पाठ हुई, वास्तु दोष दूर करने के लिए बदलाव किए गए। बात सिर्फ बंगले की नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो कह चुके हैं कि वो अपना हर फैसला पंडित जी से पूछ कर लेते हैं। जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। तो ये अखिलेश यादव का न्यू समाजवाद है जो ज्योतिष की सलाहों पर फैसले ले रहा है। लेकिन तमिलनाडु में तो नए मुख्यमंत्री विजय ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक ज्योतिषी की एंट्री ही करवा दी थी। उन्होंने अपने भरोसेमंद ज्योतिषी रिकी राधन पंडित को ओएसडी बना दिया था। हालांकि इस नियुक्ति पर विवाद खड़ा होने के बाद सीएम विजय को महज 1 दिन के भीतर यह फैसला वापस लेना पड़ा था। दक्षिण भारत की राजनीति तो वैसे भी ग्रहों और नक्षत्रों के इर्द गिर्द काफी घूमी है। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के बारे में कहा जाता था कि उनकी सुबह ज्योतिषी की सलाह के बगैर शुरू नहीं होती। कहा जाता है कि सीएम बनने के बाद उन्होंने अपने सरकारी आवास में वास्तु के हिसाब से काफी फेरबदल करवाए थे। अंधविश्वास और वास्तु के चक्कर में बंगले बदलना तो छोटी बात है, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ने पूरा का पूरा सचिवालय बदल दिया। खराब वास्तु की दलील देकर करोड़ों रुपए खर्च करके पुराने परिसर को ढाया गया
और वास्तु के हिसाब से नया आलीशान सचिवालय खड़ा कर दिया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर कभी किसी ने इसे अंधविश्वास नहीं माना। दावों और दलीलों के पीछे कई दूसरे कारण गिनाए गए, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। सोचिए, जो नेता पूरे राज्य की तकदीर बदलने का दावा करते हैं, वो अपने घर का एक कोना बदलने के लिए कितने बेताब रहते हैं। ये डर भूत प्रेत का नहीं है, ये डर अंधेरे का नहीं है, ये डर है उस बेताज बेदखली का जो जनता 5 साल बाद करती है, लेकिन नेता उसका दोष बंगले की चौखट पर मढ़ देते हैं। तो आपने डर का अंधेरे के साथ रिश्ता कई बार सुना होगा, लेकिन अंधेरे और रेव पार्टीज का लिंक भी अनसुना नहीं है। कई जगह ऐसी हैं जहां इन पार्टीज का चलन है, लेकिन सवाल है कि क्या पर्यटन और अतिथि देवो भव के नाम पर किसी राज्य को नशे के समानांतर साम्राज्य में बदलने की खुली छूट दी जा सकती है? देवभूमि हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों से एक ऐसी खबर आई है जिसने शिमला के सचिवालय से लेकर प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। कसौल के जंगलों में हो रही रेव पार्टीज पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, अफसरों को हटाने के निर्देश दिए। लेकिन खबर तो इसके आगे की है, क्योंकि असल कहानी उस समानांतर दुनिया की है जिसे मिनी इजराइल कहा जाता है। एक ऐसा इलाका जहां हमारी और आपकी भाषा नहीं, हिब्रू चलती है, जहां भारत के कानून की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं और रात के अंधेरे में संगीत के बीच करोड़ों का ड्रग्स नेटवर्क सांस लेता है। आज कचहरी में कसौल के इस हिप्पी कल्चर, इजरायली कनेक्शन और सिस्टम के उस लूप होल की पेशी लगाते हैं जिस पर हाई कोर्ट ने इस बार आर पार की चोट की है। पहाड़ों की ओट में छिपा एक छोटा सा गांव कसोल। पहली नजर में यह सैलानियों की जन्नत लगता है, लेकिन इसी कसोल के भीतर एक और कसोल बसता है। एक ऐसा सीक्रेट संसार जहां रात ढलते ही जंगलों के बीच रेव पार्टी शुरू हो जाती है। तेज बेस वाले ट्रांस म्यूजिक, थिरकते कदम और धुएं का गुबार। हिमाचल हाईकोर्ट ने इसी कल्चर पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जंगलों में चल रही ये एक्टिविटी लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा प्रहार है। अदालत ने न्यायिक अफसर को खुद स्पॉट पर भेजा था। 10 दिनों के भीतर जो रिपोर्ट आई, उसने प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ा दी। कोर्ट ने साफ पूछा, जब ये सब चल रहा था तो स्थानीय पुलिस और प्रशासन कहां सो रहा था? अदालत ने सीधे प्रशासनिक जवाबदेही तय करते हुए कुल्लू के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी और संबंधित एसडीएम के तत्काल तबादले के आदेश जारी कर दिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जब स्टेटस रिपोर्ट चेक की तो उसमें देखा कि पुलिस की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया। दूसरे नंबर पर 10 बजे के बाद यानी 11 बजे तक की परमिशन जो थी रेप पार्टी के आयोजकों को दी गई, जिसका संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने डीसी कुल्लू और एसपी कुल्लू को ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए। लेकिन ये मामला सिर्फ कुछ अफसरों के तबादले भर का नहीं है। ये कहानी है भारत के उस मिनी इजराइल की, जो कानून की नजरों से दूर अपनी ही एक अलग समानांतर दुनिया चला रहा है। सवाल है, आखिर कसोल इस मोड़ पर कैसे पहुंचा? कैसे हिमाचल का एक छोटा सा गांव दुनिया के नक्शे पर मिनी इजराइल के नाम से मशहूर हो? इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। सिलसिला शुरू होता है 1990 के दशक में, जब हिप्पी कल्चर से प्रभावित होकर कुछ विदेशी सैलानियों ने इस घाटी का रुख किया। धीरे धीरे यहाँ इजरायली नागरिकों की तादाद इतनी बढ़ गई कि आज कसोल के कैफेज के मेन्यू कार्ड से लेकर दुकानों के साइनेज तक आपको हिब्रू भाषा में मिलेगी। आपको यहाँ हुमस और फालाफेल जैसे इजरायली पकवान हर कोने पर मिल जाएंगे। लेकिन सवाल है कि इजरायली नागरिकों के लिए ये जगह इतनी खास क्यों बन गई? दरअसल इसके पीछे इजराइल का एक सख्त कानून है। इजराइल में हर युवा के लिए मिलिट्री सर्विस यानी सेना में काम करना जरूरी है। पुरुषों के लिए करीब 3 साल और महिलाओं के लिए 2 साल। युद्ध और लगातार तनाव के साए में जीने वाले ये नौजवान जब अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करते हैं तो मानसिक रूप से बेहद थक चुके होते हैं। उन्हें इस दिमागी तनाव और कॉम्बैट ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए एक रिकवरी सेंटर की तलाश होती है।
और इसी तलाश में उन्हें नजर आता है भारत में कसूर। रेप पार्टी तो हो सकती है, मगर जो कसोल की सड़कें हैं, मणिकर्ण घाटी की सड़कें हैं, उसकी देखरेख कौन करेगा? गैर कानूनी काम सारे हो सकते हैं, मगर जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, जो लोगों को सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, इस विषय पर कौन गंभीरता दिखा रहा है? सस्ता रहन सहन, बेफिक्र माहौल, पहाड़ों की शांति और कानून की लचीली पकड़। यहाँ आकर ये पूर्व इजरायली सैनिक महीनों बिताते हैं, ध्यान लगाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और अपनी सेना की थकान को भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी सुकून की आड़ में कसोल का एक डार्क साइड भी डेवलप हो गया। सुकून की तलाश धीरे धीरे रेप पार्टीज, सिंथेटिक ड्रग्स और मलाना क्रीम के काले कारोबार में तब्दील होती चली गई। बीते रिकॉर्ड्स को देखें तो ये कोई पहली बार नहीं है जब अदालत ने इस पर चिंता जताई। हिमाचल हाईकोर्ट लगातार राज्य सरकार और पुलिस को चेता रहा है। साल 2023 में मनाली मलाना एरिया में विदेशियों की रेव पार्टीज पर हाईकोर्ट ने तत्कालीन डीजीपी से जवाब तलब किया था। साल 2024 में कसोल और तोश के अवैध कैफे और ड्रग्स के अड्डों के खिलाफ रेगुलर चेकिंग और औचक निरीक्षण के आदेश दिए गए। साल 2025 में कोर्ट के ही दबाव के बाद प्रदेश के हर जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन। नशे के खिलाफ जो हमने कदम उठाए हैं उसको नारकोटिक्स ब्यूरो कहता है कि हमें इस बेस्ट प्रैक्टिस को और राज्यों में भी सम्मिलित करना है। खासकर चिट्टे के खिलाफ हमने कदम उठाए हैं और चिट्टे के खिलाफ हमने वॉकथॉन का आयोजन किया है। हमने एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया ताकि चिट्टे में जो युवा सम्मिलित ना हो। लेकिन इस सब के बावजूद साल 2026 में भी अगर जंगलों के बीच गुपचुप तरीके से रेप पार्टीज आयोजित हो रही हैं, तो कोर्ट के मुताबिक ये सीधी सीधी स्थानीय प्रशासन और कानून की नाक के नीचे हो रही नाकामी है। वैसे पर्यटन किसी भी राज्य की रीढ़ होता है और हिमाचल प्रदेश के लिए तो ये उसकी लाइफलाइन है। विदेशी मेहमानों का स्वागत होना चाहिए, अतिथि देवो भव हमारी यही संस्कृति भी है। लेकिन टूरिज्म की आड़ में अगर देवभूमि की संस्कृति को नशे की आग में झोंका जाएगा, अगर कानून की धज्जियां उड़ाकर जंगलों को अवैध गतिविधियों का अड्डा बनाया जाएगा, तो अदालत को इसी तरह का चाबुक चलाना पड़ेगा। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार की सख्ती सिर्फ अफसरों के ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कसोल के सीक्रेट वर्ल्ड के पीछे बैठे असली सफेद पोश मगरमच्छों पर भी शिकंजा कसा जाए, क्योंकि जब तक जड़ परवार नहीं होगा तब तक देवभूमि में नशे का ये नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो सकेगा। अब नशा भी कई तरह का होता है। ताकत का नशा, शो ऑफ का नशा, सड़क पर गाड़ी लेकर घूमने का नशा, स्क्रैच लग जाए तो सामने वाले को गाली देना, भड़ास निकालने का नशा। सवाल यही है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलते हुए अब आपकी जान सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि सामने वाले का मूड कैसा है। क्या हमारे समाज में सब्र और बर्दाश्त की स्पीड इस कदर घट गई है कि गाड़ी में अगर एक मामूली सा स्क्रैच लग जाए तो वो किसी की जिंदगी का आखिरी पन्ना बन जाता है। आखिर क्यों हमारी सड़कों पर घूम रहे लोग इतने हिंसक हो चुके हैं? गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला 20 साल का जैद अपने 2 नाबालिग दोस्तों के साथ बंथला नहर रोड पर एक स्विमिंग पूल में नहाने जा रहा था। रास्ते में एक कार से उसकी बाइक हल्की सी टच होती है। किसी भी सामान्य समाज में यहाँ क्या होना चाहिए था? कहाँ सुनी होती शायद बात खत्म हो जाती, लेकिन एनसीआर के रोड पर शायद कानून का खौफ नजारा दिखा। आरोप है कि कार सवार युवकों ने जैद को बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप के मुताबिक उसे जबरन अगवा कर एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में ले गए। वहां बंधक बनाकर उसे तब तक बेरहमी से पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। जब उसके नाबालिग दोस्त वहां पहुंचे तो जैद लहूलुहान पड़ा था। मेरा बेटा पुल भी पार नहीं करा, वो पुल पे वहाँ जाता ही मार, जरा सी ठरसा लगी करो सही मारी बड़ी सी गाड़ी था, और मेरे बच्चे को पहले रैप्टे मारे, फिर गाड़ी पे बिठा के ऑफिस में मार के घेर दिया, ले जाके उन्होंने अपने ऑफिस में ले आकर। हाँ, मुझ ऑफिस पे दिखा के लाए रात बच्चे जो। आरोपियों ने उन बच्चों को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार डालेंगे। बदहवास दोस्त और घरवाले जैद को लेकर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल भागे,
लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह कहीं जा रहा था जहां पर उसकी बाइक और एक कार में हल्की टक्कर हो गई थी, जिस पर उनकी कहासुनी हुई और कार में सवार लोगों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी और उसे उसके साथियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था, जहां मृत घोषित कर दिया गया है। इंसाफ होगा, आरोपियों को सजा होगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो जस का तस खड़ा है। आखिर दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर इतना गुस्सा क्यों है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बीते कुछ सालों के डेटा पर नजर डालें तो रोड रेज के मामले लगातार डराने वाले रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हर साल रोड रेज की वजह से सैकड़ों छोटी बड़ी हिंसक वारदातें होती हैं। जून 2026 स्कॉर्पियो सवारों ने कार पर हमला और तोड़फोड़ की। मार्च 2026 संगम विहार में परिवार की कार पर भीड़ का हमला हुआ। अप्रैल 2026 दिल्ली एनसीआर के इलाके में रोड रेज का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 2 एसयूवी चालकों की आपस में टक्कर हुई। फरवरी 2026 नोएडा मॉल के पास कार सवार को घसीटकर पीटा गया। दिसंबर 2025 रोड रेज के मामले में डीटीसी बस ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब इस सनक के सिंड्रोम को क्या नाम देंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि गाड़ियों की संख्या का अत्यधिक दबाव, ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहना और मानसिक तनाव लोगों के भीतर एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है जो सड़कों पर निकलते ही ब्लास्ट हो जाता है। लोग घरों से चलते ही ट्रिगर मोड पर होते हैं। हॉर्न बजाने, ओवरटेक करने या हल्की सी गाड़ी छुड़ाने पर लोग सीधे तमंचे निकाल लेते हैं या फिर लाठी डंडों से जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। यानी ये केवल ट्रैफिक की समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक बीमारी बन चुकी है। या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सोचते हैं कि यार हमारा कोई काम नहीं है, ये हमारा कोई अपना नहीं है जिसको हम हॉस्पिटल तक लेके जा सके। तो हमें उसको उस वक्त उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है और आपको पता होगा कि 1 सेकंड भी हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब तक ये हमारा सोच नहीं बदलेगा कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं तो हम पब्लिक उनको रोक सकती है। जब भीड़ इकट्ठा होती है, सिर्फ फोटो और कैमरा में रील बनाते हैं, तो हमें रील नहीं बनाना है। हमें उस जगह पे पुलिस को कॉल करना है, उन दोनों का गुस्सा भी शांत करना है। सड़कें जोड़ने के लिए होती हैं, तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन आज सड़कें रिश्तों और इंसानियत को तोड़ रही हैं। रोड रेज पर सर्वोच्च अदालत भी टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2025 को कहा था, रोड रेज का अंजाम हमला करने वाले और शिकार दोनों के लिए बहुत बुरा होता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोड रेज के एक मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए जोर देकर कहा था कि रोड रेज में शामिल किसी भी व्यक्ति को कोर्ट माफ नहीं करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंसा वाले रोड रेज के एक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था, सार्वजनिक जगहों पर दिन दहाड़े हिंसा के मामले में राहत देने से समाज में गलत संदेश जाता है। तो अगली बार जब आप सड़क पर निकले और कोई आपकी गाड़ी को ओवरटेक करे या हल्की सी खरोंच आ जाए तो एक पल के लिए रुकिएगा, लंबी सांस लीजिएगा और सोचिएगा कि क्या गाड़ी के उस लोहे के टुकड़े की कीमत किसी इंसान की जान से ज्यादा है? क्या आपका 2 मिनट का गुस्सा किसी माँ की गोद सूनी करने के लायक है? तो ये पूरी रिपोर्ट आपने सुनी। क्या शहरों में रहने वाले भारतीय जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं या फिर जरूरत से कम चल रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ताजा स्टडी बता रही है कि औसत शहरी भारतीय रोज करीब 3000 कैलोरीज खा रहा है, जबकि उसकी रोज की जरूरत इससे बहुत कम है। यानी पेट भरने के चक्कर में शहर में रहने वाले लोग अपने भीतर बीमारियों का स्टॉक जमा कर रहे हैं। कचहरी में आज अर्बन इंडिया की इसी लाइफस्टाइल की फाइल खोलेंगे जो कि खतरे का अलार्म बजाती है। आमतौर पर कई शहरी कामकाजी लोगों का रूटीन ये रहता है कि सुबह की चाय के साथ बिस्किट, ऑफिस में समोसा, दोपहर का भारी लंच, शाम की कॉफी, रात का डिनर और फिर सोने से पहले कुछ मीठा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम कितना खा रहे हैं, सवाल ये है कि हम जितना खा रहे हैं क्या उतना खर्च कर पा रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड आजकल इजीली अवेलेबल है। सो ये जितना भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड है इसमें से काफी कैलोरी हमारे शरीर में जाता है, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे KFC का फूड हो, जो भी आपको बाहर फास्ट फूड के दौर में मिलता है वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है, people wants quick dopamine release, so they take lot of sugary food or fructose containing fruit, be it a fruit juice, be it ice cream, be it chocolate, ये भी हमारा कैलोरी कंजम्पशन काफी बढ़ाता है। तो डॉक्टर्स से आपने सुना होगा शहरी लोग किन किन चीजों से कैलोरी अपने शरीर के भीतर जमा कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सामान्य तौर पर पुरुषों को करीब 1800 से 2000 और महिलाओं को 1500 से 1600 कैलोरी की जरूरत होती है, बशर्ते वो एथलीट ना हो।
लेकिन स्टडी बता रही है औसत शहरी भारतीय रोज करीब 2800 से 3000 कैलोरी ले रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि असल खतरा ज्यादा खाने में नहीं बल्कि ज्यादा कैलोरी और कम एक्टिविटी के खतरनाक मेल में है। पहले लोग पैदल चलते थे, घर के काम करते थे, शारीरिक मेहनत करते थे, लेकिन आज घंटों कुर्सी पर बैठना, आने जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना, स्क्रीन के सामने रहना और हर कुछ घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना, ये नई जीवन शैली बन चुकी है। आजकल आपने देखा होगा कि लाइफस्टाइल हमारा पूरा चेंज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा। स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, बैठकर हम लगातार खा रहे हैं, स्पेशली हाई कैलोरी फूड डाइट में लिया जा रहा है। मीठी चाय, टी, कॉफ़ी, आपके बिस्किट्स, नमकीन, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, लेट नाइट स्नैकिंग, ये काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा है आपके अर्बन में। एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि बाहर से दुबले दिखने वाले लोगों के शरीर में भी अंदरूनी चर्बी यानी विसरल फैट बढ़ सकता है। यही चर्बी आगे बढ़कर टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीजेस जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। 60 kg वेटेड पर्सन आपको 1200 से 1800 के बीच में कैलोरी कंजम्पशन करना चाहिए। लंबा जीने का एक ही तरीका है, कैलोरी कंट्रोल करना। तो लंबा जीना है तो एक ही मंत्र है, कैलोरी कंट्रोल। वैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हर शख्स की कैलोरी जरूरत अलग होती है, जो उम्र, वजन, मांसपेशियों, बीमारी और उसकी फिजिकल एक्टिविटी लाइफस्टाइल पर निर्भर करती है। इसीलिए केवल कैलोरी गिनना काफी नहीं, जरूरी है आपकी प्लेट में क्या है और उससे भी जरूरी है आपका लाइफस्टाइल क्या है। वैसे हर दिन 3000 कैलोरी खाना अपने आप में कोई गुनाह नहीं, अगर आपका शरीर उतनी ऊर्जा खर्च भी करता हो तो। लेकिन अगर आपकी जिंदगी कुर्सी, कार, लिफ्ट, स्क्रीन के बीच सिमट गई है तो एक्स्ट्रा कैलोरी धीरे धीरे चर्बी नहीं बल्कि बीमारियों में बदलने लगती है। इसीलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आप कितना खा रहे हैं, सवाल ये है कि आप जितना खा रहे हैं क्या उतना ही जी भी रहे हैं।